हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिन हो गए आपकी क्लास नहीं दे पा रहा था मैं, तो आज से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्रॉब्लम हो गया था, तो एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होने में, वहाँ सेटअप प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम हो गया। नाउ फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आज से जो अपना हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, मतलब सदिश विश्लेषण। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक है सदिश विश्लेषण। बहुत ही सिंपल वे में कॉन्सेप्चुअल बातों को सीखेंगे फिजिक्स में कि किस तरीके से हम ये बातें पढ़ते थे और अब कैसे पढ़ना है। ठीक, ये सारी बातें ध्यान देना। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और बैठ करके आप उसको लिखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आपको फिजिक्स आएगी। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो ये टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज़, राशियाँ। कौन सी राशियाँ? तो सदिश राशि, अदिश राशि, वेक्टर राशियों का निरूपण और वेक्टर के प्रकार। आप सोच रहे होंगे भाई सर क्या सर सदिश अदिश, तो ये 9th वाला सदिश अदिश नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, अच्छे लेवल का बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है कि राशियों में से सदिश और अदिश क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली 9th की क्लास में टीचर बच्चों को बता दिया करते थे कि बेटा क्या कार्ड में आपने पढ़ा है, उसमें लिखा होता है सपरिवार। सपरिवार मतलब होता है परिवार सहित, इसलिए यहाँ पर लिखा है सदिश, मतलब कि सदिश का मतलब हो गया दिशा सहित। बोले सा यहाँ पर क्या है, बोले उपसर्ग है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको बता दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल ये सदिश और दूसरा है अदिश। ठीक है बेटा, नॉर्मली आप वर्ड से पकड़ा करते थे कि सदिश का मतलब होता था दिशा सहित और अदिश का मतलब होता था दिशा के बिना। मतलब जो आ शब्द है वो निषेधात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। अगर किसी में आ शब्द लग जाता है, जैसे ज्ञान है तो उसमें अज्ञान मतलब अज्ञान लग जाता है, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। तो आ मतलब निषेधात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। तो बात आती है सदिश और अदिश की। तो सदिश राशियों की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक आपने पढ़ा दिशा सहित, मतलब ये हुआ कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है और प्लस परिमाण की आवश्यकता होती है। बहुत ध्यान से सुने। हाँ, यहाँ पर सर एक बात समझ में नहीं आया करती, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर परिमाण क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या है। तो लेट डिस्कस कि परिमाण क्या है। इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड। तो परिमाण क्या है, देखो ध्यान से सुनो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी भौतिक राशि हो, उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, आंकिक मान जिसको आप कहते हो, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, आंकिक जो मान होता है, हम उसी को बोलते हैं परिमाण। जैसे बल है, बल को अगर हम बता दें 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन बल का क्या हो जाएगा, ये 10 परिमाण हो जाएगा। 10 न्यूटन ये फोर्स का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। आपसे कह दिया जाएगा कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि चाल या वेग का परिमाण है 20। क्लियर। तो परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब आंकिक मान, ये होता है परिमाण। क्या बात समझ में आ गई? न्यूमेरिक वैल्यू होता है परिमाण, मतलब आंकिक मान। इतनी बात समझ में आ गई। तो परिमाण समझ में आ गया बेटा। परिमाण क्या होता है, परिमाण समझ में आ गया। अच्छा, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी। जैसे हमसे कह दिया जाए, नॉर्मली बातों पे कह दिया जाए कि ऐसा करो, मैं किसी बच्चे से कह दूं बेटा तुम जाओ 1 किलोमीटर दौड़ाओ, तो अब वो 1 किलोमीटर वो कहेगा कहाँ दौड़ाएं, उसको थोड़ा सा अधूरापन लगेगा कि कहाँ दौड़ के आए भैया, 1 किलोमीटर बता दो हमको। तो अब हम उसको बताएंगे कि 1 किलोमीटर जाओ और इस स्कूल की तरफ जाओ। समझ गया ना, मतलब एक निश्चित दिशा उसको बता दी गई कि तुमको 1 किलोमीटर जाना है और तुम पूर्व की दिशा में दौड़ के आओगे। तो ये होती है दिशा। तो 1 किलोमीटर हो गया परिमाण, और पूरब की दिशा मतलब दिशा, या स्कूल की ओर है या रोड की ओर, एक ही रोड हो कोई,
तो वो एक निश्चित दिशा होती है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। तो वो दिशा हो गई, तो समझ में आ गई। अभी इतनी सी बात पता चली कि दिशा और परिमाण क्या होता है। लोग क्या कह देंगे, कोई भी नॉर्मल सी भाषा आप समझ लीजिए कि अगर परिमाण की बात बोले, ऐसा करो कि यार 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दो, या फोर्स का मतलब किसी को घूसा मार दो। अब बोले घूसा किसको मार दे, किसको मार दे, किसको मतलब डायरेक्शन, किसको मारना है, मतलब इस दिशा में मार दो तुम, मतलब इसको मार दो, ये हो गई डायरेक्शन। तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिसकी दिशा होती है, मतलब जिसकी दिशा के बारे में हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकें, नॉलेज कर सकें कि नहीं हाँ इसमें दिशा है, तो वो फिर सदिश राशि हो जाती है। बात क्लियर है। तो दिशा प्लस परिमाण सदिश, हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है 9th में कि दिशा परिमाण मतलब वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती थी, उसे हम लोग कहा करते थे सदिश, मतलब दिशा सहित। लेकिन अदिश का मतलब होता है सिर्फ परिमाण। अदिश का मतलब क्या होता है, सिर्फ परिमाण होगा वहां पर, और कोई भी किसी भी प्रकार की डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होगी। ठीक, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है बट दिशा की नहीं। अब ने आपसे कह दिया भैया 1 किलो चीनी दे दो, तो अब कंप्लीट तो है, ये थोड़ी कि 1 किलो चीनी किस दिशा में दे दें, बोले मुंह में दे दें कि मार दें खोपड़ी पे दही मारे, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब मास होता है फिक्स, मतलब उसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं। बोले भैया टाइम कितना हो गया, बोले 10 बज रहा है पूरब की दिशा में, ऐसा होता है क्या? क्या कभी कोई जो टाइम होता है वो किसी डायरेक्शन में जो बचता है क्या, कि नहीं यहाँ 12 बज गए उत्तर की दिशा में, ऐसा नहीं होता। मतलब जो चीज़ परफेक्ट हैं, दिशा के बगैर परफेक्ट हैं, वो राशियाँ हमेशा अदिश हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? वे राशियाँ हमेशा आदिश हो जाती है, मतलब जिसमें समय दिशा की जरूरत है वो सदिश, जिसमें नहीं है तो वो आदिश हो जाती है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक बात और भी ज़रूरी है कि अब आपको यहाँ पर एक नई बात सीखनी पड़ेगी। अभी तक ये आपने 9th हाई स्कूल 9th में इतना पढ़ लिया है, बेसिक जो भी जहाँ भी आपने पढ़ा है, लेकिन अब आपको एक नई बात सीखनी पड़ेगी कि सदिश राशियों के लिए जरूरी नहीं है कि वो दिशा और परिमाण दोनों हो तो सदिश राशि हो गई ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करता हूं, करंट की, वैद्युत धारा की। तो करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। अरे भाई वैद्युत धारा क्या, इसमें हमेशा दिशा होती है। तो आप कह दो कि सर ये तो फिर आप इसका मतलब है कि अब ये सदिश राशि होगी, लेकिन ना, ये सदिश राशि नहीं, ये है अदिश राशि। ये क्या है, ये गलत है, ये अदिश राशि। अब पूछो क्यों अदिश राशि, बोले सर आपने बताया कि दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है तो सदिश राशि हो जाती, लेकिन मैं अब यहाँ पर कह रहा हूँ कि दिशा और परिमाण है लेकिन फिर भी ये एक अदिश राशि है। तो इसके लिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि सदिश राशियों के लिए जरूरी नहीं कि दिशा और परिमाण ही हो। इनके लिए अब तुम्हें एक मुख्यतः बात सीखनी पड़ेगी कि सदिशों का जो योग होता है, तो सदिश के योग की विधियां होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, सदिश योग की विधियां। तो अब अगर हम बात करते हैं कि सदिश योग की विधियां और ये कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः आपको मेनली 2 हैं, वैसे तो बहुत होती हैं, ढेर सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन मेन 2 आपको निकालना है कि एक है सदिश योग की त्रिभुज विधि और दूसरी है वह समांतर चतुर्भुज विधि। कौन सी? समांतर चतुर्भुज विधि। सुन लीजिए, अगर दिख नहीं रहा हो तो सुन लीजिए केवल, मैं भी बाद में इनको जब बताऊंगा तो अच्छे से लिख के बताऊंगा। मैंने क्या कहा कि अब क्या कहेंगे कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, और ये राशियां ये क्या करेंगे कि सदिश योग की विधियों का पालन करेंगी। ये बिल्कुल फिक्स है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, यही बात आपके लिए नई है। ये हमने क्या बताया कि सदिश राशियां, जितनी भी राशियां, वो सदिश योग की विधियों का पालन करेंगी। मतलब जो त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि है, सदिश योग की त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि, इनका पालन करेंगे।
तभी वो सदिश राशियां कहलाएंगी। अगर पालन नहीं करते तो वे सदिश राशियां नहीं। इसीलिए ये जो वैद्युत धारा है ये सदिश योग के समांतर चतुर्भुज विधि जो होती है, समांतर चतुर्भुज विधि जो होती है इसको फॉलो नहीं करती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा मतलब दो धाराओं का योग। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं दो धाराओं का योग, दो धाराओं का योग समांतर चतुर्भुज विधि, सदिश योग की समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक है, के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा अदिश राशि है, सदिश नहीं है। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो अभी मैंने सदिश के लिए तीन चीजें आप बता दी। एक बात सर आपने तो नहीं जोड़ दी, अभी तक तो ये नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लीजिए। तो एक दिशा, एक परिमाण, एक सदिश योग की विधि, ये तीन चीजें हो जाती है। बात क्लियर है? तो सदिश अदिश क्लियर हो गए। तो अब मैं ढेर सारे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, लिख देता हूँ, ये इनका नोट्स बनाते जाइए कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दो धाराओं का योग सदिश योग के समांतर चतुर्भुज विधि का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते, इस वजह से वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक, और सदिश राशियों के लिए मैंने बताया कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ सदिश योग की विधियों का पालन करते हैं ये लोग, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, नोट हो गया है, मैं हटा दूं इनको। चलो अब मैं देखता हूं आगे। अब मैं एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल ढेर सारे ले लेता हूं। सर अब हमको समझा दीजिए कि दिशाएं कैसे निकालेंगे। कोई राशि, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं कि अब ये बताइए सर जी कि जो वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो वहाँ कैसे पहचान जाते हैं, समय कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में बताते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको उस दिन बताया था जब पिछली क्लासों में आपको मैंने लिख के बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि। क्यों? इसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा होगी वो सदिश राशि होगी। ये देखना, ये तुमको कुछ एक ही परिवार के लगेंगे। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। देखो एक ही परिवार के लग रहे, वेग वेग वेग। तो विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग ये एक ही टाइप के लग रहे हैं। तो ये क्या है? सदिश रहे। आगे बल हो गया, फोर्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन बल का घूंसा मारो सामने तो दिशा होती है। अब ऐसे बल लगा रहे हैं तो अब ऐसे बल लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि चीज़ें इधर भाग जाएंगी। फोर्स इधर लाग रहे तो डायरेक्शन ये है, इस तरफ है ना। हाँ, तो दिशा जरूरी होती है। अभी मैं और भी बताऊँगा इसके बारे में। तो विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, बल, ठीक है, बल, आघूर्ण, ध्यान से सुनिए, बल, आघूर्ण, ये सारी सदिश राशियां हैं मेरे भाई। सारी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। बात समझ में आ रही है? अभी और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है। अदिश राशियों की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बता रखा है दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश, मैंने वहाँ समझाया था। दूरी, चाल, मैंने ये भी बताया थी चाल क्या है। अब देखो कार, बोले 10 जूल का कार कर डालो, तो अब वो डायरेक्शन थोड़ी बताएगा कि किस दिशा में कार कर डालो, बस कार्य करना है आपको। कार्य की कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा, ऊर्जा की भी कोई आपकी दिशा नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो कई बार एयरफोर्स से पूछी गई कि धारा घनत्व तो क्या होता है। ये राशि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि धारा घनत्व तो कैसी राशि है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। जैसे जनसंख्या घनत्व होती है तो वो एक निश्चित दिशा में होती है ना। उसी प्रकार से धारा घनत्व, ठीक है, तो ये क्या है? इसमें एक दिशा होती है, तो इसलिए सदिश राशि होगी। लेकिन मैं अदिश राशियों की बात कर रहा हूँ। दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव भी मैंने बताया, वैद्युत धारा, समय, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एयरफोर्स में, एयरफोर्स नेवी वगैरह में। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, अभी मैंने द्रव्यमान का भी एग्जाम्पल दिया था। तो ये सारे अदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बुक से देखिए और उनको नोट डाउन कीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको सारे एक बार में दिमाग में बैठ जाएंगे कि हाँ सर ने ये बताया था। तो सदिश और अदिश राशियाँ क्लियर हो गई। क्या बात समझ में आ गई कि सदिश अदिश क्या था? तो अभी तक का हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं। क्या इनके बारे में पूरा क्लियर डिटेल समझ में आ गया कि आज क्या नई बात सर ने बताई? ठीक है, तो सदिश राशियों के लिए दिशा परिमाण के साथ साथ ये भी जरूरी है कि सदिश राशियाँ क्या करेंगी? सदिश योग की त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधियों का भी पालन करेंगे। ठीक,
तो ही वे सदिश राशियाँ होंगी। मैंने जो एक आपको अपवाद बता दी, एक्सेप्शन क्या था, वैद्युत धारा की सदिशा और परिमाण की जरूरत थी, लेकिन उसने समांतर चतुर्भुज, ठीक है, विधि का पालन नहीं किया था, इस वजह से वह एक अदिश राशि थी। क्लियर? अच्छा, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से नोट डाउन करते जाइए, आपको एक एक बात बेटा समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि वेक्टर राशियों का निरूपित कैसे करते हैं। कई बार बच्चों को ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो बहुत कम समझ में आया करती हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि सर रियली में आखिर है क्या, कैसे निरूपित करते हैं, मतलब क्या है। तो देखो, अगर कोई भी वेक्टर राशि दी है तो किसी भी वेक्टर मतलब सदिश राशि, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। वेक्टर को इंग्लिश में, मतलब वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं, उसका इंग्लिश होता है वेक्टर। तो वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि को, केवल सदिश राशि को, अदिश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम सदिश की बात कर रहे हैं। अदिश की अगर हम बात करें तो उनको जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग कुछ भी करने के लिए डायरेक्ट आप गुणा करा सकते हो, भाई 10 × 10 परिमाण है, केवल परिमाण दिशा नहीं। लेकिन सदिश राशियों को केवल विधियों से ही किया जा सकता है, उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो कुछ भी है वो उनकी विधियां होती हैं, सदिश योग की जो विधियां हैं उन्हीं से किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, तो अब हम इनका निरूपण समझाते हैं। मैं क्या बता रहा हूं आपको, वेक्टर राशियों का निरूपण। वेक्टर राशियों का निरूपण, बहुत जल्दी समझ लेते हैं बातों को। वेक्टर राशियों का निरूपण ध्यान से देखेंगे। देखो, एक बात समझ लीजिए कि वेक्टर राशि को निरूपित करने के लिए, ठीक है, इनके निरूपण के लिए एक वर्ड आता है बाण। जिस बाण समझ रहे हो, भगवान राम वाला है ना, परशुराम भगवान जो चलाते थे, उसको जो आप तीर बोला करते हो। तो वेक्टर राशियों को निरूपित करने के लिए एक बाण या तीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीर ऐसा होता है, ये तीर है, एक तीर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इसी तीर का नाम हम लोग क्या रखाएंगे, तीर को ही हम लोग क्या कह देंगे, वेक्टर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जो तीर या बाण है इसको हम वेक्टर कह देते हैं। तो किसी भी वेक्टर राशियों को निरूपित करने के लिए उससे, उसके परिमाण में, जैसे बल है, अगर बल का परिमाण F हो और इसको प्रदर्शित करना है तो उसके ऊपर ये तीर लगा देंगे। तो उसके परिमाण में या जो राशि वो दी गई है उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं, मतलब ये तीर लगा देते हैं निरूपित करने के लिए। अब बात आती है कि तीर आखिर है क्या। तो तीर इसलिए लगाया जाता है कि जो तीर होता है, तीर की जो लंबाई है, क्या है, तीर की लंबाई वो परिमाण को प्रदर्शित करती है बेटा। किसको? परिमाण को प्रदर्शित करती है जो तीर की लंबाई है। ठीक है, और इसमें दो बातें, जो इसका ये वाला सिरा है जिसको आगे वाला भाग आप कह देते हो, तो ये जो आगे वाला भाग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुच्छ, मतलब टेल। हेड टेल नहीं सुना है, तो ये पुच्छ बोलते हैं इसको। और ये वाला जो भाग होता है तो इसको या तो बाड़ाग्र कह देते हैं, बाड़ाग्र, ठीक है ना, और या इसी को बोलते हैं शीर्ष, मतलब हेड। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। बात क्लियर? तो हेड और टेल मतलब जो आगे वाला सिरा है ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष, मतलब बाड़ाग्र या हेड बोला जाता है। और ये जो पीछे वाला सिरा है ये वाला, इसको बोला जाता है पुच्छ या टेल। ध्यान से समझेंगे, ये वाला सिरा, ये वाला, ये वाला, ये जो पीछे वाला सिरा होता है ये, तो इसको बोलते हैं पुच्छ, और आगे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं टेल, लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं जाता। ठीक, अच्छा, तो अब जो तीर की लंबाई है वो उस भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी? परिमाण को। और ये तो लंबाई होगी, उसको व्यक्त कर दिया। और जो इसका शीर्ष है, मैं क्या बोल रहा हूँ, शीर्ष मतलब बाड़ाग्र जो, वो उस भौतिक राशि की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो एक जगह होगी लंबाई, तो लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करेगी। और दूसरी बात करते हैं अगर हम शीर्ष की, तो शीर्ष उसकी दिशा को बताएगा। तो कैसे लिखेंगे? किसी भी वेक्टर राशि को निरूपित करने के लिए उसमें एक बाण अथवा तीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाण के आगे वाले हिस्से को, मतलब जो पहला वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से को पुच्छ अथवा टेल कहते हैं, और जो बाद वाला हिस्सा है उसको बाड़ाग्र, शीर्ष अथवा हेड कहते हैं। ठीक है, उस बाण की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, और उसका जो शीर्ष होता है वो उसके दिशा को प्रदर्शित करता है। और किसी भी वेक्टर राशि को प्रदर्शित करने के लिए उस दी हुई राशि के ऊपर, ठीक है, जो मोटी मोटी राशि दी है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं। इस तरीके से वेक्टर राशियों का निरूपण करते हैं।
अब सर आपने थ्योरेटिकल तो ये बता दिया, लेकिन अब मुझे समझ में कैसे आएगा कि अब हम कैसे करें? तो अब देखो कैसे करते हैं। ये आ गया, नोट कर लिया है मैंने, बता दिया सारी बातें, नोट कर लिए। अच्छा हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। अच्छा देखो, अब अगर हम आपसे कह देंगे कि मान लो कुछ भी दिया, मान लो 20 या थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसे कम ले लेते हैं, मान लो 14 है, 14 न्यूटन का फोर्स है, कहेगा इसको निरूपित करो। 14 न्यूटन का फोर्स दिया गया, मैग्नीट्यूड आपको बल का दिया गया, इसे कह रहा है इसको जो है वेक्टर द्वारा निरूपित करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन बनाएंगे इस तरीके से। आपको डायरेक्शन पता है ना, पता है कि नहीं पता? ऐसे ये क्या हो जाता है, ये पूरब, ये पश्चिम है आपका, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। बात समझ में आ गई? ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से भाई अपनी कॉपी में बनाया करते थे, याद है, ऐसे ऐसे कट करके ऐसे ऐसे कर। तो सबसे पहले मान लिया कि ये जो कट है ये 1 सेंटीमीटर का कट है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हमने मान लिया, ये सपोज अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ये तुम्हें खुद मानना पड़ेगा, हमेशा कुछ भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सपोज किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन। तो अब अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन है, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनेंगे, तो कहीं पर भी, अब जैसे मान लो अगर हम इस दिशा में ले रहे हैं, इसको हम कहीं भी कर सकते हैं। तो अब ये 2 न्यूटन है, तो हमें 7 बार लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो तो इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे लगा लिया सिंबल। ये अगर इस तरीके से ले रहे हो तो यहाँ लगा दो, अगर ऊपर की दिशा में ले रहे हो तो 7 टाइम यहाँ करके यहाँ एरो लगा देंगे, इधर करना तो इधर, है ना। तो ये होता है, इस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो 14 न्यूटन बल को हमने इस तरीके से निरूपित किया। मतलब क्या होगा कि इसको ऐसे निरूपित करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो 7 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे। तो ये 7 पार्ट हो गए इसके। तो इस तरीके से हम निरूपित करते हैं। ये निरूपण हो गया उसका। तो ये वेक्टर राशियों का निरूपण हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हटा दें इसको। तो ये वेक्टर राशियों का निरूपण हो गया। अच्छा अब आगे बताइए सर जी, आगे बताइए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो इतना अपना टॉपिक आज का फिनिश हो गया। अब बात आती है वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के प्रकार, तो वैसे जितने भी प्रकार के वेक्टर होते हो हमें ज़्यादा मतलब नहीं ना, हम आपको ज़्यादा सिखाएंगे। आपको सिर्फ ये मेन वाले बताने हैं हमको, जो मेन है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादातर पेपर में आएंगे, ठीक है। और जो आप मैथ पढ़ते हो, मैथमेटिक्स, उसमें ये वेक्टर का पोर्शन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि स्थित वेक्टर क्या है, और वो मैथ पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो स्थित वेक्टर हो गया, विस्थापन वेक्टर हो गया, और ये शून्य वेक्टर, एकांक वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। एकांक वेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे वेक्टर इंपॉर्टेंट। तो देखो बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि समान वेक्टर क्या है। क्या बात करते हैं? समान वेक्टर। बहुत आसान से समझना। समान वेक्टर तो वे वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ और दिशा दोनों समान है। जैसे मान लो इस तरीके से 2 वेक्टर बना दिए गए, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो अब इन वेक्टरों की दिशा भी समान है और लंबाइयाँ भी समान है। तो जब दिशा, ध्यान से सुनेंगे, जब दिशा प्लस लंबाई दोनों समान होंगे तो क्या कहलाएंगे? वो समान वेक्टर। हम क्या बोल रहे हैं? जब दिशा और लंबाई बोथ आर इक्वल, दोनों समान है, तो कैसे वेक्टर कहलाएंगे? समान वेक्टर। तो ऐसे लिखेंगे कि वे वेक्टर जिनकी दिशा और लंबाइयाँ दोनों समान होती हैं उन्हें समान वेक्टर कहते हैं। दिशा और लंबाई दोनों सेम है ना। इस वेक्टर का नाम दे दिया ए, और इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने क्या? बी। तो ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, ये होते हैं समान वेक्टर। तो समान वेक्टर मतलब दिशा और लंबाई दोनों समान, ठीक, ज़्यादा नहीं, बहुत आसानी समझे। दिशा और लंबाई दोनों समान है तो समान वेक्टर। अब ऋणात्मक अथवा विपरीत वेक्टर की बात करें तो इसमें लंबाई तो समान रहेगी। लंबाई कैसी रहेगी? लंबाई समान रहेगी, बट जो दिशा है वो विपरीत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो लंबाई समान किंतु दिशा विपरीत हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके से हम बनाए, देखिए एक ये वेक्टर हो गया और ये, तो इसकी दिशा इस तरीके की हो गई, इसकी दिशा इस तरीके, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो आप देखिए दिशा उल्टा हो गई, इसकी दिशा इस तरीके की। मैंने बताया था ना कि ये जो हेड होता है ये दिशा बताता है, मतलब ये इधर है, ये इधर है, ये हेड बताता है, ठीक है। नॉर्मली भाषा में हमको पता है कि इस तरीके से बताता है। तो इसका मतलब क्या हो? विपरीत वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल टू माइनस का बी। तो जब बराबर नहीं होता, दिशा उल्टी होती है, तो वेक्टर की भाषा में हम सदैव
ऑलवेज माइनस लगा देते हैं सदैव, समझ रहे हो ना। वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी, चूंकि दिशा विपरीत है। तो समझ में आ गया, ऋणात्मक वेक्टर वे वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ तो समान होती है किंतु दिशा विपरीत होती है। फिगर ये बना है उसका, ए बराबर माइनस बी, ये हो गया ऋणात्मक अथवा विपरीत वेक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर की बात आती है कि एकांक वेक्टर क्या है, यहाँ बता देता हूँ। एकांक वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर के भी नाम से फेमस है ये, यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर क्या है, एकांक वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिसका परिमाण 1 होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, याद हो गया होगा आपको। ऐसा परिमाण जिसका ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है उसे क्या कह देते हैं, एकांक वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे समझ में आ गई, कोई मान लो वेक्टर ए दिया गया आगे, क्या दिया गया, वेक्टर ए कोई है, आपको कोई राशि दी गई है, वेक्टर राशि क्या है ए, और इसका जो परिमाण है वो क्या है, चाहे उसको, देखो बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, चाहे वेक्टर के परिमाण को ऐसे लिख दो और या डायरेक्ट ऐसे लिख दो, मतलब मॉड लगा के ऊपर वेक्टर लगा दो, ऐसे लिख दो, और या सिर्फ ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो ये वेक्टर ए का परिमाण है ये दोनों, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यदि दी हुई भौतिक राशि दी हुई, ठीक है, सदिश भौतिक राशि जो भी है, भौतिक सदिश राशि जो है, सदिश राशि उसका परिमाण अगर दिया है, ठीक है, तो उसका एकांक वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर, तो हमेशा प्रदर्शित करने के लिए टोपी का इस्तेमाल करते हैं, कैप। ठीक, तो अब अगर हम लिखेंगे वेक्टर ए का एकांक सदिश या एकांक वेक्टर, जो भी लिखना चाहो, एकांक सदिश, तो इसको एक कैप से प्रदर्शित करेंगे। ए के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, ऐसे टोपी। तो एक कैप बराबर आ जाएगा वेक्टर, मतलब उसी का वेक्टर बटे उसी का मॉड। अब मॉड में चाहे ये वाला मॉड लगा के फार्मूला अपना रिप्रेजेंट कर दो, और चाहे इसी को ऐसे कैप लगाया और ये वेक्टर बटे ऐसे प्रदर्शित कर दो, तो ये बात एक ही है। ये वेक्टर है, कैप नहीं, जो ये वेक्टर, ये देखो, समझ गए अच्छे से। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, बात एक ही है। तो वेक्टर ए का एकांक सदिश को हमेशा काय से प्रदर्शित करते हैं, कैप से। एकांक सदिश को हमेशा कैप से प्रदर्शित करते हैं, कैप से। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड, इतनी बात समझ में आ गया। तो ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है एकांक वेक्टर कहलाता है, ठीक है, और उसको जो है प्रदर्शित करने के लिए कैप का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया, कैप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सदिश राशि दी गई वेक्टर ए और उसका परिमाण ये है, तो सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर मैं एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसको हटा के देखिए, ये नोट कर लिया होगा डियर स्टूडेंट, नहीं किया तो बैक करके उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, नोट जरूर करते जाओ, पढ़ते जाओ, वीडियो स्टॉप कर करके इसको नोट करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप नोट नहीं करते हो तो फिर इसका मतलब आपको कम समझ में आएगा। जब आज नहीं आया करे, आप उसको बैक कीजिए और पूरा उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जिससे कोई एक अभी खैर इससे पहले में ये बात बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं। लंबकोणीय वेक्टर बता देते हैं। क्या बताते हैं? लंबकोणीय वेक्टर। तो आप देखो लंबकोणीय क्या होता है, अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल की, त्रिविमीय, तो याद करो त्रिविमीय करके एक ऐसा चित्र बनता था, ये ऐसे, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा दो चाहो तो, ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे, ये देखो, तो ये एक्स एक्सिस हो जाता था, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? और ये ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। आपको पता है कि ये परस्पर 90 डिग्री होते, देखने में लगता नहीं। किसी दीवार का या घर का कोना या कमरा देखना, कमरे के जो तीनों पार्ट होते हैं दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आई और ऊपर कैप ले लिया जाता है, बहुत ध्यान से सुने अभी, केवल जे पर ऊपर कैप ले लिया गया और यहाँ पर के पर लगा के ऊपर कैप का ले, स्मॉल आई जे के। तो हम क्या कहेंगे कि परस्पर लंबवत, ध्यान से सुनो, परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश, मैं क्या बोल रहा हूं, परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश या की दिशा में, बात देखिए मैंने बताया था एक दिन, अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में। परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश जो सदिश होते हैं, आई कैप जे कैप, ठीक है, और ये के कैप,
इनको बोला जाता है लंबकोणीय एकांक वेक्टर। क्या बोला जाता है? लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर, बात समझ में आ गई? लंबकोणीय एकांक वेक्टर मैंने क्या बताया? परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश लिए जाने वाले एकांक वेक्टर क्या कहलाते हैं? लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहलाते हैं। तो उनके अनुदिश एक्स एक्सिस के अनुदिश आई कैप, वाई एक्सिस के अनुदिश जे कैप और जेड एक्सिस के अनुदिश के कैप, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? लंबकोणीय वेक्टर कहलाएंगे। परिभाषा लिख लोगे, क्या बोलेंगे हम? परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप लंबकोणीय एकांक वेक्टर या सदिश कहलाते हैं। ठीक, नोट कर लिया, हटा दूं? अच्छा, इनको देखो जरा। अब मैं यहाँ पर एक बात बता रहा था कि कोई एक वेक्टर है और उसका लंबकोणीय वेक्टर के रूप में दिया गया है मान, जैसे मान लो दिया गया 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। और अब अगर आपसे इसका कहता है कि इसका परिमाण बताइए, क्या बताइए? परिमाण बताइए। बहुत ध्यान से सुनिए। तो परिमाण मैंने बताया कि चाहे मॉड ऑफ लगा के ऐसे वेक्टर कर दो और या ऐसे परिमाण लगा दो। तो जब आप परिमाण लगाते हैं तो इसका नियम सीख लीजिए कि इसको जो हम इसका फॉर्म लिखते हैं तो इसका जनरल फॉर्म वेक्टर का होता है ax i कैप प्लस का ay j कैप प्लस का az k कैप। इस तरीके से इसका वेक्टर, इसका जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म इसको आप बोलोगे, वो ये फॉर्म होता है। तो इसका फार्मूला होता है ax स्क्वायर मतलब i कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, ay कैप का जो j कैप का गुणांक है ay उसका स्क्वायर प्लस का k कैप का जो गुणांक है az उसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ होता है। तो अब देखिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ax मतलब i कैप का गुणांक, i कैप का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं आया, प्लस का ay j कैप का गुणांक है तो j कैप का गुणांक यहाँ पर है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर az k का गुणांक az है, k का गुणांक 4 है, प्लस में है सब, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आप जब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 29। तो ये वेक्टर ए का आ गया परिमाण। क्या आ गया? वेक्टर ए का परिमाण। तो क्या ये बातें बेटा समझ में आ गई हैं? आज बहुत छोटा सा, बहुत स्टार्टिंग की, एकदम बेसिक है आपका, ठीक है? इतना आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको और बेटर तरीके से पढ़ाया जाएगा। ओके बेटा, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक बातों को पढ़िए। मैकेनिक्स है और ये जो स्थूल भौतिकी है ये बहुत ज़्यादा पेपर में कंपटीशन में पूछी जाती है, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे नीट एग्ज़ाम्स हो आपके, ठीक है, चाहे एयरफोर्स, नेवी, NDA, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट इसको पढ़ लें। ओके बेटा।